हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, BSc पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 3 हम स्टडी कर रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसका आज जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टडी हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है आइसोक्विनोलिन अथवा बेंजेजिन के बारे में। हमारा जो आइसोक्विनोलिन कंपाउंड है वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन क्विनोलिन से थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए इसका नाम आइसोक्विनोलिन है। और क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन दोनों आपस में स्थिति समावी कह सकते हैं हम इनको। और इसका जो IUPAC नाम है वो है 2-बेंजेजिन। आइसोक्विनोलिन क्विनोलिन का समावी है। यह क्विनोलिन के साथ कोलतार एवं अस्थि तेल में पाया जाता है। क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन को पृथक करने के लिए पहले इनके सल्फेट बनाते हैं, फिर प्रभाजी आसवन द्वारा इन्हें पृथक कर लेते हैं। क्विनोलिन एवं आइसोक्विनोलिन के सल्फेट को अल्कोहल में क्रिस्टलन द्वारा भी पृथक किया जा सकता है। आइसोक्विनोलिन की अल्कोहल में कम विलेयता के कारण यह पहले पृथक हो जाता है। आइसोक्विनोलिन नाभिक अनेक एल्केलॉइडों जैसे इमेटिन, नार्कोटिन, एम्पेपरिन आदि में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो इस तरह से है। ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ कंडेंस्ड रिंग है पायरिडीन रिंग, जिसकी पोजीशन क्विनोलिन के थोड़ा सा हट करके है। इसका जो नंबरिंग है वो इस तरह से है। हम जो एक कॉर्नर कार्बन है नाइट्रोजन के पास वाला, उसको हम नंबर 1 देते हैं, जो फ्यूजन और नाइट्रोजन के बीच का है, रिंग फ्यूजन और नाइट्रोजन के बीच का। इसको नंबर 1, नाइट्रोजन को नंबर 2, यानी मिनिमम नंबर नाइट्रोजन को मिले, इस तरह से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, और बीच के जो 2 कार्बन हैं ये हो गए 9 और 10। नाउ इसकी संरचना की बात हम करें, संरचना एवं स्थायित्व। आइसोक्विनोलिन की संरचना का निर्धारण क्विनोलिन की भांति किया जा सकता है। KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर सिंकोमिरोनिक अम्ल एवं थैलिक अम्ल आइसोक्विनोलिन की संरचना की पुष्टि करते हैं। क्विनोलिन के समान आइसोक्विनोलिन में भी बेंजीन एवं पिरिडीन वलय संगनित अवस्था में होती है। दोनों वलय स्थिति 3 एवं 4 पर संयुक्त होती है। आइसोक्विनोलिन का प्रत्येक कार्बन परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। दोनों वलय समतलीय होती है तथा इनमें एरोमेटिक षटक पाया जाता है। आइसोक्विनोलिन निम्न अनुनादी संरचनाओं का संकर रूप है। ये हमारा आइसोक्विनोलिन मॉलिक्यूल है। इसमें डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट करें तो इस कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे मॉलिक्यूल में सर्कुलेट हो जाता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ 3 पोजीशन पर आ गया। ये स्ट्रक्चर में देखिए, थर्ड स्ट्रक्चर में जो हमारे 3 पोजीशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और आगे बढ़ें और पूरी रिंग में सर्कुलेट करते रहें इसको, तो अलग अलग जगह पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ आइसोक्विनोलिन का संश्लेषण बेंजील्डिहाइड एथिलअमीन से, पहला संश्लेषण की विधि है बेंजील्डिहाइड एथाइल अमीन से। बेंजील्डिहाइड एवं एथिलअमीन की वाष्प को रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करने पर आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। ये हमारा बेंजील्डिहाइड मॉलिक्यूल है। इसको एथिलअमीन से रिएक्ट करवाएंगे हॉट, तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड N CH2CH3। ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम रक्त तप्त नली में से पास करेंगे तो हमें आइसोक्विनोलिन प्राप्त होगा। अगली जो संश्लेषण है आइसोक्विनोलिन का वो है सिनेमेल्डिहाइड से। सिनेमेल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल
अमीन के साथ अभिक्रिया से प्राप्त सिनेमेल्डिहाइड P2O5 की उपस्थिति में बेकमैन पुनर्विन्यास तथा आइसोक्विनोलिन देता है। ये हमारा सिनेमेल्डिहाइड है, बेंजीन रिंग CHCHCHO। नाउ NH2 हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो कंडेंसेशन हो गया, और ये कंडेंसेशन नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है, और C डबल बॉन्ड O NOH यहाँ बन गया है। नो P2O5 की उपस्थिति में बेकमैन पुनर्विन्यास होगा तो हमारा ये जो कीटो रूप इनोल रूप टोटोमेरिज्म हो जाएगी, और ये हमारा -H2O निकल करके आइसोक्विनोलिन प्राप्त होगा। ये हमारा कीटो रूप है इस कंपाउंड का, और ये हमारा इनोल रूप है, और यहाँ OH और H मिलकर के साइक्लाइजेशन हो जाता है और आइसोक्विनोलिन की प्राप्ति होती है। अगला संश्लेषण जो है तो गैब्रियल सिंथेसिस है। गैब्रियल सिंथेसिस में हम थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, इसका अपचयन करवाते हैं और थैलाइड प्राप्त करते हैं। एक जो CO ग्रुप है वो किस में चेंज हो गया, CH2 में। नाउ इसके बाद इसकी KCN से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ CH2 पर CN आ जाएगा और ये रिंग ओपन होकर के दूसरे कार्बन पर COOH हो जाएगा। नाउ इसको H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा CN साइनो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में चेंज हो जाएगा। इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम है होमोथैलिक अम्ल। अमोनिया के साथ रिएक्शन होमोथैलिक की अम्ल की करवाएं तो हमें अमोनियम होमोथैलेट मिल रहा है। इस अमोनियम होमोथैलेट से अमोनिया और पानी के 2 मॉलिक्यूल, ये दोनों निकलकर हमें ये कंपाउंड मिलता है। इसका नाम है होमोथैलिमाइड। और इस होमोथैलिमाइड में हम ये देख रहे हैं कि जैसे यहाँ 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है और ये के ऑक्सीजन है, तो इनको यदि हम रिमूव करें तो आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो सकता है। ये इसका कीटो रूप है, इसको हम इनोल रूप में चेंज करें तो ये OH समूह में चेंज हो गया, CO समूह, और ये यहाँ ये जो कार्बन है यहाँ हमारा OH है, तो यहाँ POCl3। अब इसकी रिएक्शन POCl3 के साथ करवाएंगे तो ये दोनों हाइड्रोक्सिल समूह जो है ये क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे और हमें डाइक्लोरो व्युत्पन्न मिलेगा आइसोक्विनोलिन का। इस डाइक्लोरो व्युत्पन्न को हम लाल फास्फोरस और HI से ट्रीट करें और गर्म करें तो हमें आइसोक्विनोलिन की प्राप्ति होती है। अगला संश्लेषण अभिक्रिया है जिसका नाम है विश्लर नेफ्थिराल्स्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में बीटा एरिल एथिल एमाइड को POCl3 या PCl5 या P2O5 या निर्जल ZnCl2 के साथ गर्म किया जाता है। यानी इन चारों में से 1, 2, 3 और 4 में से कोई सा भी अभिकारक हम यहाँ ले सकते हैं। प्राप्त उत्पाद चक्रीकरण के उपरांत डाइहाइड्रो यौगिक देता है। इसका पैलेडियम या सल्फर या सेलेनियम के साथ विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है। बीटा एरिल एथिल एमाइड सामान्यतया बीटा एरिल एथिल अमीन की एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा अमीनो कंपाउंड है, इसको RCOCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बीटा एथिल, ये कंपाउंड जो है हमारे को चाहिए बीटा एरिल एथिल एमाइड बन गया है। ये हमारा बीटा कैसे होगा ये समझ लें एक बार। 1 अल्फा और बीटा एरिल एथिल एमाइड, ये है RCOCl से रिएक्शन, इसका एसाइल व्युत्पन्न बन गया। एसाइल व्युत्पन्न का एक कीटो रूप है, देखिए NC+O+R, ये कीटो ग्रुप है, और इसकी हम C+N हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करें तो ये हमारा इनोल रूप हो गया। इसको हम यहाँ P2O5 ले रहे हैं, बाकी इसके बजाय ऊपर जो बताया हमने वो
कोई भी अभिकारक ले सकते हैं जो कि निर्जलीकारक का काम करते हैं। नाउ ये P2O5 की उपस्थिति में हमारा ये साइक्लाइजेशन हो गया, और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 3-4 पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन हैं। तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए हम यहाँ पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, पैलेडियम कार्बन का मिक्सचर जो है वो लेते हैं। तो -2H2 हो गया, तो हमें ये कंपाउंड मिला जिसका नाम है 1-एल्किल आइसोक्विनोलिन। तो ये हुई बात विशलर नेफिरल्स की अभिक्रिया की। अगली इसी अभिक्रिया का थोड़ा परिवर्तित रूप है। पिक्टेट एंड गोम्स के अनुसार उपयुक्त अभिक्रिया में विहाइड्रोजनीकरण पद से बचने के लिए अभिक्रिया के प्रारंभ में बीटा एरिल एथाइल एमाइड के स्थान पर बीटा हाइड्रोक्सी एरिल एथिल एमाइड लेते हैं। यदि हम जैसे ये जो है हमारा 1 अल्फा बीटा, तो बीटा कार्बन पर 2 समूह लगे हुए हैं यहाँ, एक तो एरिल समूह और दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप। हम डायरेक्टली ये कंपाउंड ले लें तो हम P2O5 के साथ रिएक्शन करवाएं तो -2H2O होकर के 2 अणु जल के निकल जाते हैं और हमें साइक्लाइजेशन और निर्जलीकरण, विहाइड्रोजनीकरण दोनों एक के साथ पूरा जो पिछली अभिक्रिया में करवाना पड़ रहा था वो नहीं करवाना पड़ता और हमें 1-एल्किल आइसोक्विनोलिन की प्राप्ति हो रही है। नाउ नेक्स्ट जो संश्लेषण है उसका नाम है पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया। यदि बीटा एरिल एथिल एमीन तनु HCl की उपस्थिति में 373 K पर किसी एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तो संघनन पर 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है, जो पैलेडियम कार्बन के साथ विहाइड्रोजनीकरण पर क्विनोलिन व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए हमारा ये कंपाउंड लिया हमने, जो पिछली रिएक्शन में लिया था वही 1 अल्फा बीटा, बीटा एरिल हाइड्रोक्सी एथिल अमीन। इसको एल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाएं तो एल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाने पर NH2 और C डबल बॉन्ड के बीच में संघनन होकर के -H2 हो जाता है, पानी निकल गया और ये C डबल बॉन्ड N यहाँ क्रिएट हो गया। नाउ एसिड की उपस्थिति में है यहाँ जो नाइट्रोजन है उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ प्रोटोनीकरण हो गया इसका। इस प्रोटोनीकरण को वापस हम जो है एक तो निर्जलीकरण करवाएं और तो हमें ये साइक्लाइजेशन प्राप्त हो गया -H+ से, यहाँ साइक्लाइजेशन हो गया। ना साइक्लाइजेशन के उपरांत हम यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो व्युत्पन्न है ये आइसोक्विनोलिन 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। तो इसको पैलेडियम कार्बन के साथ ट्रीट करें तो विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया हो जाती है और हमें ये 1-एल्किल आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो जाता है। आइसोक्विनोलिन को संश्लेषण की अगली विधि का नाम है पोमेरोज-फिश संश्लेषण। एरोमेटिक एल्डिहाइड का अमीनो एसिटेल के साथ संघनन कराने पर शिप क्षार बनता है जो H2SO4 से चक्रीकरण पर आइसोक्विनोलिन देता है। ये हमारा बेंजील्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसको हम अमीनो एसिटेल के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें ये यहाँ इसी डबल बॉन्ड N प्राप्त हो गया और ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। ना इसको हम एसिड के साथ ट्रीट करें तो हमारे को ये कंपाउंड प्राप्त होगा CH डबल बॉन्ड OH यहाँ प्राप्त हो गया हमें और यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है। तो H+ एसिडिक माध्यम में ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा और साइक्लाइजेशन हो जाएगा यहाँ इस पॉइंट पर भी, और इसके बाद निर्जलीकरण करें हम तो हमें आइसोक्विनोलिन प्राप्त होगा।
इस अभिक्रिया में एरोमेटिक कीटोन का भी उपयोग किया जा सकता है, परंतु लब्धि बहुत कम प्राप्त होती है। जब एरोमेटिक कीटोन का उपयोग किया जाता है तो अभिक्रिया को स्टिलर-मूलर संश्लेषण कहते हैं। ये हमने ऊपर लिया था एल्डिहाइड, अब हम ले रहे हैं कीटोनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड है एसिटोफिनोन। ना इसकी हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ क्रिया करवाएं। पहले और सेकंड जो है हाइड्रोजनीकरण करवाएं निकल की उपस्थिति में, तो हमें ये जो है कंपाउंड, ये अमीनो कंपाउंड यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसकी हम इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ C डबल बॉन्ड N क्रिएट हो गया और CHOET ऑल ट्वाइस यहाँ है। इसको हम H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो एथिल अल्कोहल निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ भी साइक्लाइजेशन होकर के एरोमेटिसिटी डेवलप होकर के हमें ये 1-मेथिल आइसोक्विनोलिन प्राप्त होगा। संश्लेषण की जो अगली विधि है वो है पिक्टेट-गोम्स संश्लेषण। इस विधि में एन एसिल बीटा हाइड्रोक्सी एन बीटा फेनिल एल्केनेमाइड जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको फर्स्ट यहाँ बताया गया है, को P2O5 के साथ गर्म करने पर आइसोक्विनोलिन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। देखिए यह है हमारा 1 अल्फा और बीटा। तो बीटा कार्बन पर कौन कौन से ग्रुप हो गए? एरिल, एल्किल और हाइड्रोक्सी। और नाइट्रोजन पर हमारा RCO ग्रुप हो गया जो एसिल ग्रुप कहलाता है। तो इस कंपाउंड का नाम है एन एसिल बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फेनिल एल्केनेमाइड को इसको P2O5 के साथ गर्म करवाएंगे, निर्जलीकरण हो जाएगा और सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा OH और H निकल करके अल्फा बीटा कार्बन के बीच में। ये जो है ये इसको हम कीटोएनोलिक टाटामेरिज्म द्वारा इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ C डबल बॉन्ड N क्रिएट हो गया और ये OH कार्बन पर आ गया। ये OH जो है H के पास में है तो यहाँ से हम जल का निष्कासन कर सकते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया करवा सकते हैं और यहाँ हमें जो है रिंग फॉर्मेशन हो गया हमारा, और हमें 1 और 4 पोजीशन पर 2 एल्किल समूह वाला यौगिक 1,4-डाई एल्किल आइसोक्विनोलिन प्राप्त हुआ। आइसोक्विनोलिन के भौतिक गुणों की बात अब हम करेंगे। आइसोक्विनोलिन एक रंगहीन ठोस है। इसका गलनांक 296 के तथा क्वथनांक 516 के है। यह जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है। आइसोक्विनोलिन में वलय में क्रम निम्न अनुसार किया जाता है। इनका जो नंबरिंग है आइसोक्विनोलिन में कार्बन और नाइट्रोजन्स का, वो इस तरह से किया जा सकता है जिसका अध्ययन हम पहले शुरुआत में कर चुके हैं आइसोक्विनोलिन में। और इन पर जो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो इस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके जो पास वाले कार्बन है वो सारे चूँकि पाई बॉन्डेड है इसलिए इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है और इस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है 1.594। इसके जो पास वाला जो है 1 नंबर कार्बन, इस पर सबसे कम हो जाती है 0.767, और जो दूसरा जो 3 नंबर का कार्बन है 0.942 सबसे न्यून यहाँ रहती है। ये बाकी जो है क्रम से बताए हुए हैं 0.938 फोर्थ कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पर 0.996, सिक्स्थ पर 0.940, सेवन्थ पर 0.984, एट्थ पर 0.984, नाइन्थ पर 0.973 एंड टेंथ पर 0.919। तो ये हुई बात आइसोक्विनोलिन की। अगले लेक्चर में हम आइसोक्विनोलिन की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। थैंक यू।